नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 13 जून 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला एक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के एक नवीनतम निर्णय के अनुसार आरक्षण किस प्रकार का अधिकार है। देखिए, अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण एक कानूनी अधिकार है और ये कोई भी अदालत किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को फोर्स नहीं कर सकती कि आपने है आरक्षण को तुरंत लागू करो। इसी के साथ देखिए, अभी जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट कैसे हुआ, तमिलनाडु राज्य के कुछ पार्टियों के प्रमुख दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, कौन से अनुच्छेद 32 के तहत, हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को यह आदेश दे कि जो मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी जो सीटें हैं वो नीट के द्वारा भरी जानी हैं, उसमें 50% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व करें। सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह याचिका गई तो जो पीठ थी, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दो टूक जवाब देते हुए यह कहा कि देखिए, जो रिजर्वेशन है वो एक कानूनी अधिकार है, न कि एक फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले तो आपकी जो ये याचिका है ये हम स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद 32 के तहत जो याचिका दी जाती हैं वो तभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को यह मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल का जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसका हनन होता है तो कोई भी भारतीय व्यक्ति या कुछ मामलों में विदेशी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट में तथा अनुच्छेद 226 के तहत भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ याचिका लगा सकता है। इसीलिए इस निर्णय से क्या क्लियर हुआ, इस निर्णय से यह क्लियर हुआ कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण का अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार न होते हुए एक कानूनी अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल किस भारतीय व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। देखिए, जिससे विश्व खाद्य पुरस्कार, जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है, इसको कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या? कृषि का नोबेल पुरस्कार। अभी एक भारतीय है, इंडो अमेरिकन ये भारतीय है, मूल रूप से ये भारत के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी समय से ये अमेरिका में रह रहे हैं। रतनलाल सिंह जी। क्या रतनलाल सिंह जी? देखिए, ये हैं रतनलाल सिंह जी। ये एक मृदा वैज्ञानिक हैं, सोयल साइंटिस्ट हैं, तथा ये अब लगातार पिछले 50 वर्षों से इन्होंने ऐसे उत्पादों को उनका प्रोडक्शन या उनका विकास किया है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम रखते हुए जो अनाज हैं उनका जो उत्पादन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। इससे दो फायदे हुए हैं। इससे क्या हुआ, एक जो किसान है, किसानों को ऐसे सीड्स मिले, ऐसी मिट्टी का विकास किया गया इनके द्वारा, जिससे जो उत्पादन है वह रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ग हैं पूरी दुनिया में जिनको दो समय का भोजन नहीं मिल पाता। देखिए, 1950 से 70-80 के बीच में पूरे विश्व में, इवन इंडिया में भी 1970 तक जो अनाज की भारी कमी थी तथा तकरीबन 30% ऑफ आबादी थी भारत की, वो दो पेट का खाना भी नहीं पा सकती थी। देखिए, अभी फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी अब भी है, कुछ वर्ग है, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल है जिन्हें दो पेट का भरपूर खाना नहीं मिल सकता। लेकिन उस समय भारत सरकार या पूरे देश के पास अनाज था ही नहीं, अनाज का स्टॉक नहीं था। लेकिन आज हमारे देश के पास अनाज का इवन इनफ स्टॉक है। जो कहीं पे भी जो मिस्टेक हो रही है, जो लैकुना, वो है डिस्ट्रीब्यूशन में। स्टॉक है जो एफसीआई है उसके पास काफ़ी मात्रा में अनाज रखा हुआ, गेहूँ तथा चावल, दूसरे प्रकार के जो खाने की प्रोडक्ट हैं। लेकिन जो जिनको रिक्वायरमेंट है उन तक अच्छी तरह से नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन उस समय क्या था, उस समय उत्पादन ही इतना नहीं हो पाता था कि पूरे देश का पेट भर सके। इसी तरह पूरी दुनिया में यही स्थिति थी। लेकिन रतनलाल सिंह जी ने काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किया है। इसे दोनों तरह का विन विन सिचुएशन है। किसानों की ज़्यादा आय मिली क्योंकि उत्पादन ज़्यादा हुआ, और जो ऐसा वर्ग है जिनको फूड का एक्सेस नहीं हो रहा था, ऐसे 20 करोड़ लोगों को दुनिया भर में फूड मिला। इनका क्या नाम है? इनका नाम है रतनलाल सिंह। और इनको किससे सम्मानित किया जाएगा? इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार। देखिए, जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इसको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन,
क्या वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है तथा कुछ अन्य स्पॉन्सर होते हैं इसमें। इसको 1987 में शुरू किया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इज एन अवार्ड इंटरनेशनली अवार्ड रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ, अचीवमेंट को ये रिकॉग्नाइज करता है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा किया है बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन द वर्ल्ड। किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने जो फूड है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया है, उसकी अवेलेबिलिटी या जो क्वालिटी क्वांटिटी है उसमें विकास किया है, उसको अच्छा करने में अपना योगदान दिया है। ऐसे किसी भी इंडिविजुअल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने भूमिजल स्तर को बढ़ाने के लिए, किसको भूमिजल स्तर को बढ़ाने के लिए 1000 की संख्या में रिचार्जिंग बोर खुदवाने का ऐलान किया? देखिए सबसे पहले ये देखिए जो रिचार्जिंग बोर क्या होते हैं। देखिए ड्रिलिंग के द्वारा किसी भी क्षेत्र में ड्रिल कर दिया जाता है। एक इस तरह का ड्रिल होगा, उसके ऊपर एक जाली लगा दी जाती है ताकि जब वर्षा का पानी है वो छिन छिन कर नीचे तक चला जाए और वह भूमिजल स्तर में मिक्स हो जाए, ताकि जो भूमिजल स्तर है भूमिजल स्तर है उसमें उस बढ़ावा उसके। देखिए हरियाणा में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये किस राज्य सरकार ने बोला? हरियाणा राज्य सरकार ने 1000 की संख्या में रिचार्जिंग बोर खुदवाने का ऐलान किया है। जो धान वाला बेल्ट है जहाँ पे राइस की खेती होती है वहाँ पर जो भूमि का जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है और यह वर्ष प्रतिवर्ष नीचे जाता जा रहा है। इसीलिए राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में जो धान की बेल्ट वाला क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह की रिचार्जिंग बोर खुदवाने का ऐलान किया है, जिससे क्या भूमि का जो जल स्तर है उसको बढ़ाया जा सके। इसमें जो कॉस्ट आएगी बोर को खुदवाने की उसका 90% राज्य सरकार देगी तथा 10% किसान, जो भी किसान ने ऐसे बोर खुदवाना चाहता है उसको देने पड़ेंगे। तो हरियाणा को देख लेते हैं में, ये है हरियाणा और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। बढ़ते हैं इसके साथ आगे। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस शहर की पुलिस ने, किस सिटी पुलिस ने स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है जो महिलाओं को डोमेस्टिक हिंसा से बचाने में मदद करेगा? देखिए कैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्त्री कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम किस लिए शुरू किया गया? जो वोमेन है उनको घरेलू हिंसा से, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जा सके। देखिए सबसे पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए स्त्री की क्या है। स्त्री की फुल फॉर्म है सी ट्रिम्स थ्रो रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ताकि जो महिलाएं हैं उनको इक्वलिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले और उनका एम्पावर किया जा सके। इस उद्देश्य के साथ स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है किसने? हैदराबाद की जो हैदराबाद शहर है उसकी पुलिस ने, जो तेलंगाना राज्य में आता है हैदराबाद शहर, उसकी सिटी पुलिस ने तथा जो सिटी सिक्योरिटी सेल है उन दोनों के बीच मिलकर, सिक्योरिटी सेल दोनों का एक जॉइंट अभियान है ये, जिसके तहत कम्युनिटी लेवल पर यानी जो समुदाय है उसके स्तर पर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा कि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और इस किसी भी तरह का अगर उनके आस पड़ोस में होता है तो उसके खिलाफ भी वो आवाज़ उठाएं। किसने किया ये? हैदराबाद पुलिस ने किया स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत। देखिए ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो छोटे बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको जो फैक्ट्री कारखानों तथा दूसरे ऐसे कामों में लगा दिया जाता है। बेसिकली अगर ऐसे किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने फैक्ट्री किसी भी ऐसे काम में लगाया जाता है तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ सजा हो सकती है। अब देखिए ये दिन कब मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस, इसको 12 जून को मनाया जाता है और इसको मनाया जाता है ILO के द्वारा। ILO का है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
और ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी एजेंसी है। एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी एजेंसी का क्या नाम है? ILO। इसको लगभग 100 साल पहले 1919 में स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ILO का हेडक्वार्टर का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है गाय राइडर, और ये एक इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो क्या? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तहत ये आता है। उसके बाद देखिए जो ILO है वो ऐसे कार्य करता है जिनसे नहीं है, जो लेबर है आर ब्रॉडली एम्ड एट ensuring accessible प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्क वर्ल्ड वाइड इन द। देखिए ऐसे काम लोगों को मिले जो असेसिबल हो, प्रोडक्टिव हो और सस्टेनेबल हो, और उसके साथ साथ स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और डिग्निटी के साथ जो भी लेबर काम करते हैं उनको ये सारी चीज़ें, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और उनको डिग्निटी, इज्जत मिले। इन चीज़ों को एनफोर्स करने में ILO की बहुत बड़ी भूमिका है। मेन चीज़ है देखिए ILO की 189 कन्वेंशन है। एनुअली ये कन्वेंशन इसकी होती हैं, और जो 8 कन्वेंशन है ना, सबसे मेन यही है। 8 आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल कन्वेंशन। देखिए जैसे हमारे देश में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह 6 फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान ने दिए। उसी तरह जो ILO की है ना, कितनी 8 कन्वेंशन क्या हैं? 8 कन्वेंशन फंडामेंटल कन्वेंशन है। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। ILO की कितने फंडामेंटल कन्वेंशन है? 8। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी कॉलेजों में प्रवेश को 100% तक निःशुल्क बना दिया? देखिए असम राज्य सरकार ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट तक कोई स्टूडेंट है, अभी उसे 2020-21 सेशन में एडमिशन लेना, तो उसका जो प्रवेश है, एडमिशन है, वो बिल्कुल फ्री होगा, उससे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। किस राज्य सरकार ने किया ये? असम राज्य सरकार ने। असम के बारे में एक और लेटेस्ट करंट अफेयर क्या है? तिनसुकिया ज़िले में ILO इंडियन ऑयल IOL इंडियन ऑयल लिमिटेड के एक तेल के कुएं में आग लग गई है। कहाँ पे? असम राज्य में। उसके बाद देखिए असम को मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये है असम, ऊपर है इसके अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मेघालय, और ये है पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा हिस्सा इसका ये वाला, और साथ में ये जो है ये भूटान की बाउंड्री है। नीचे इसमें जो बांग्लादेश है। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, और यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? किस योजना की? प्लांट हेल्थ क्लिनिक। देखिए जो उद्देश्य है ना योजना का, वो तो बहुत कम ही पूछा जाता है। रेयर चांस होते हैं कि किसी भी योजना का उद्देश्य है जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाए। जनरली जो UPSC या स्टेट PCS एग्ज़ाम होते हैं उनमें ही उद्देश्य पूछा जाता है। बाकी के जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो नाम होता है ना, नाम तथा शहर या किसने लॉन्च किया, किस राज्य में लॉन्च हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो ये नाम होते हैं ना, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उसके आगे आप स्टेट का नाम लिख लीजिए, और जिसने लॉन्च किया या उससे रिलेटेड मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राज्यपाल से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको नोट कर लीजिए। इससे आपके जो एग्जाम में है ना, आप करंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आराम से कर पाओगे। देखिए प्लांट हेल्थ क्लिनिक की योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? मणिपुर राज्य में हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र कुमार ने इस योजना की शुरुआत की है। देखिए अभी कोविड-19 में ना इनके जो मणिपुर राज्य है, इनकी प्रायोरिटी क्या है? कैसे भी जो एग्रीकल्चर है ना उसको बढ़ावा दिया जा सके, और जो राज्य की इकोनॉमी है ना उसमें उसको कैसे 1-2 से बूस्टअप किया जा सके। किसके बेस पे? एग्रीकल्चर के बेस पे। इसी के तहत प्लांट हेल्थ क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने एक सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन का भी उद्घाटन किया है। किस राज्य में ये शुरू की गई है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक मणिपुर राज्य में। मणिपुर को देख लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने आपको बता दिया। देखिए ये है मणिपुर, ये वाला छोटा सा है ये। इसके ऊपर है नागालैंड, इधर है असम, और इधर है मिजोरम। ये मिजोरम, ये असम, और ये है नागालैंड। तथा इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ लगती है।
मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और यहाँ के जो राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला ये क्या है? यहाँ की राज्यपाल है। राजधानी क्या है? इम्फाल। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह। और अभी क्या किया यहाँ पे? प्लांट हेल्थ क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, ए बर्निंग उपन्यास, क्या एक बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मेघा मजुमदार जी के द्वारा एक बर्निंग उपन्यास लिखा गया है। देखिए, ये है मेघा मजुमदार, और जो उपन्यास है वो ये है ए बर्निंग। किसके द्वारा लिखा गया ए बर्निंग उपन्यास? मेघा मजुमदार के द्वारा। इसमें एक ऐसी मुस्लिम लड़की की कहानी है जो फेसबुक पर कुछ ऐसे टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज से जैसे ट्वीट कर देती है या फेसबुक पे पोस्ट डाल देती है, जिसके बाद कहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है या वो संकट में आ जाती है। इसी के इर्द गिर्द इस उपन्यास की कहानी घूमती है। आपको बेसिकली क्या रखना, नाम याद रखना, ए बर्निंग उपन्यास। ए बर्निंग उपन्यास का नाम है, और इसको किसने लिखा? मेघा मजुमदार जी ने लिखा है। देखिए, सीआईआई ने भारत के किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी है? सीआईआई क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी, सीआईआई को बनाया गया था 1895 में। उस समय ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग नाम से था। यह एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी निकाय है, जो समूह है किसका? जो इंडस्ट्रीज है भारत में उनका समूह है, और जनरली सरकार के द्वारा सीआईआई से राय ली जाती है अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी योजना को लागू करना है। अभी इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। 10 से 15 दिन पहले ये नियुक्ति की गई है। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सीआईआई ने भारत के किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी है? देखिए, त्रिची को गोल्ड रेटिंग दी गई है। किसके द्वारा? सीआईआई के द्वारा। ये गोल्ड रेटिंग क्यों दी गई है? क्योंकि त्रिची जो रेलवे स्टेशन है उसने जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया है, जैसे पानी का कंजर्वेशन करना, जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसका अच्छे से निपटारा करना, और जो ऐसी दूसरी सुविधाएं जिससे जो पैसेंजर्स हैं उनका आवागमन ईजी हो सके, ऐसी चीज़ें इन्होंने अपने वहाँ पे लागू किया, जिसके कारण त्रिची को सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? देखिए, ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। किसका? उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क। इसको हल्द्वानी एक जगह है, उसमें अराउंड ये 18 एकड़ में फैला हुआ है, और ये सब, और 500 जो प्लांट है उसकी स्पीसीज इसमें अभी पाई जाती हैं। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की अभी 2 राजधानी हो गई हैं। 3-4 दिन पहले जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण एक क्षेत्र है, एक जगह का नाम है, उसको बनाया गया है। इससे पहले जो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, जो मेन राजधानी, वो देहरादून है। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र स्थित किस झील का पानी गुलाबी हो गया है? देखिए, ये एक लोनार झील है महाराष्ट्र में। ये देखिए आप, इसका जो डायमीटर अराउंड 1.2 किलोमीटर है, काफ़ी बड़ी झील है। बेसिकली 50,000 साल पहले कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था और इस झील का निर्माण हो गया था। इस झील का जो पानी है वो जनरली ब्लू या ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन अभी ये अचानक रेड पिंकिश टाइप कन्वर्टेड हो गया है, इसलिए आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम लोनार झील है। और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर आ गया? देखिए, भारत अभी 4th स्थान पर आ गया। कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं, अभी 77 लाख केसेज हो गए हैं और लगभग 4,28,000 लोगों की डेथ हो गई है। रिकॉर्ड लगभग 40 लाख लोग हो गए। जो अभी एक्टिव केसेज हैं 34 लाख, उनमें से देखिए 2% केसेज ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। अदरवाइज जो 98% केसेज हैं उनमें माइल्ड सिम्टम है, यानी उनको ज़्यादा खतरा नहीं है। देखिए, जो वर्ल्ड वाइड है, जो देशों की सूची है उसमें देख लीजिए, यूएसए में अभी 21 लाख के आसपास केसेज है
और ब्राज़ील में 8,29,000, रशिया में 5,11,000 और इंडिया में 3,09,000 केसेज है। अभी इंडिया 4th पोजीशन पे आ गया। कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।